Hello friends, good morning and welcome to my channel Learning Mathematics with Sunil Chahal. As you all know, we have started a course for PGT Mathematics जिसके अंदर हम अभी तक 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 9th चैप्टर था हमारे पास प्रोग्रेशंस AP, GP और HP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमने लास्ट चैप्टर किया था जो कि हमारा 9th चैप्टर था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स यानी कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है। ठीक है, सिर्फ नंबर कहना तो ठीक नहीं होगा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, किस तरह की अरेंजमेंट? मैट्रिक्स क्या होगी? ये के नहीं है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लेते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ mn ऑब्जेक्ट्स with m horizontal lines, जिन्हें क्या कहेंगे? रोज, एंड n वर्टिकल लाइंस, जिन्हें क्या कहेंगे? कॉलम्स। ठीक है, विद के बजाय इन कह लेते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ mn ऑब्जेक्ट्स इन, किन के अंदर? m हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर और n वर्टिकल लाइंस के अंदर। अगर mn ऑब्जेक्ट्स को, m इंटू n है ये, अगर mn ऑब्जेक्ट्स को m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस के अंदर अरेंज किया हुआ है तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? एक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन m हॉरिजॉन्टल रोज या लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? किन्हीं भी mn एलिमेंट्स को m रोज के अंदर और n कॉलम्स के अंदर अरेंज करना। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है? 6 नंबर्स हैं। इनको मैंने किस तरह अरेंज किया हुआ है? 3 नंबर्स आपके एक रो के अंदर हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, 3 नंबर एक रो के अंदर हैं, 3 ही नंबर दूसरी रो के अंदर। ठीक है, वर्टिकल लाइंस कितनी हैं? 3 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 आपके पास क्या हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो ये एक क्या है? जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलेंगे? रो। ये क्या है? रो 1, R1 बोल देता हूँ। ये क्या है? रो 2, रो 2 को क्या बोल दिया मैंने? R2। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोल दिया? रो 1, जो सेकंड है उसको क्या बोल दिया? रो 2। ठीक है, ऐसे ही जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोल दिया? कॉलम 1। ठीक है, C1। सेकंड को क्या बोल दिया? C2, यानी कि कॉलम 2। C3 कॉलम 3। ठीक है, तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ये लाइंस नहीं आएंगी आपके पास। मैट्रिक्स किस तरह से होगी कि ये 6 नंबर थे मेरे पास, इनको मैंने किस तरह अरेंज कर दिया? 3 रोज के अंदर, 2 रोज के अंदर और 3 कॉलम्स के अंदर मैंने इन्हें अरेंज कर दिया 6 नंबर्स को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किसके अंदर? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं इनके अंदर इनक्लोज करते हैं जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? अरे एक जो ऑब्जेक्ट है, जो नंबर है एलिमेंट के अंदर, इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? एक पोजीशन है। ठीक है, कौन सी पोजीशन है? कि फर्स्ट रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो इंटरसेक्शन है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का, वो पोजीशन है ये। ठीक है, ये पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इस पोजीशन को मैं क्या नाम देता हूं? A11। ठीक है, A11 किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? कि फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर। ठीक है, ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये किसको डिनोट कर रही है? रो को। और जो ये सेकंड वाली है ये किसको डिनोट कर रही है? कॉलम को। ठीक है, तो यानी कि A11 की वैल्यू इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है आपके पास? 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है ना। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो इसे ये कौन सा एलिमेंट हो गया?
आपके पास A12, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो में है और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो आपको क्या देगा A12, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट है A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, किसके इक्वल है ये 2 के इक्वल है, ठीक है। A13 किसके इक्वल है A13 3 के इक्वल है। ऐसे ही A अब क्या है आपके पास रो सेकंड है R2 है ना, रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है। ये जो एलिमेंट है 4 ये कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो आपको कौन सा एलिमेंट देता है A21। ये किसको डिनोट कर रहा है फर्स्ट जो सब्सक्रिप्ट होती है वो क्या डिनोट करती है रोज को, कौन से नंबर की रो है, और जो सेकंड है वो किसको डिनोट करती है कॉलम को, ठीक है। यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है A21 कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, यानी कि A21 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल। ऐसे ये कौन सा होगा A22 यही होगा ना, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। A22 किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल। A23 किसके इक्वल हो गया सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, कौन सा एलिमेंट है 6, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं सभी एलिमेंट्स हैं। जनरली किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोट कर सकता हूं मैं, अगर मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं ABCDEF, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको उनके साथ डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसे किससे डिनोट करूंगा, या तो A से डिनोट करूंगा या B से या C से या फिर D से। ऐसे ही जो इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर्स हैं उनसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं उनको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, ठीक है। और पर्टिकुलर एलिमेंट, ये अगर इस एलिमेंट की पोजीशन भी साथ में लिखी हुई है कि कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है, तो जनरली किस टाइप से लिखते हैं एलिमेंट्स को इस फॉर्म में, ठीक है। और अगर इसको फर्स्ट को वेरिएबल नाम दूं, क्योंकि क्या है फर्स्ट की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू 2 है 2 है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो रोज आपकी क्या है 1 और 2, दो रोज है ना, एक बार फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की बात होगी, एक बार सेकंड रो के एलिमेंट्स की बात होगी, ठीक है। अगर इस फर्स्ट सब्सक्रिप्ट को मैं I से डिनोट कर दूं AI, ठीक है, तो I की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। और जो ये सेकंड वाली है ये किसको डिनोट कर रही है कॉलम को। कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम है। तो जो ये सेकंड वाली सब्सक्रिप्ट है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, इन दो में क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें फिर से 1 है 2 है 3 है, 3 ही वैल्यू आ रही है ना सेकंड वाले की। अगर इसे J से डिनोट करूं तो AIJ किसको डिनोट करेगा इस मैट्रिक्स के किसी न किसी नंबर को ही डिनोट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसे A मैट्रिक्स मान लेता हूं तो A मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी AIJ के इक्वल, ठीक है, AIJ के इक्वल, जहां पर आपका I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से 2 तक, यानी कि I 1 और 2 ये दो वैल्यू ले रहा है, और J आपका क्या है 1 2 3 ये 3 वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। तो I की वैल्यू जहां पर इस I और J की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा ये सभी एलिमेंट्स मुझे इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या होगा I की वैल्यू 1 रखी और J की वैल्यू भी 1 रखी, 1 और 1, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मिल गया A1 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको 1 ही रखूं इसको 2 रखूं क्या मिल जाएगा A1 2, इसको 1 रखूं इसको 3 रखूं क्या मिल जाएगा A1 3, इसको 2 रखूं इसको 1 रखूं A2 1, फिर A2 2 और A2 3, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स इससे मुझे मिल सकते हैं I और J से, जहां पर I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 to 2 एंड J कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से 3 तक, ठीक है। और इसके नीचे क्या लिखते हैं, जो नंबर ऑफ रोज हैं कितनी हैं 2, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 इंटू 3, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोट करते हैं जनरल मैट्रिक्स को, A अगर कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट हैं जिसके अंदर 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम हैं, तो किस तरह से डिनोट करूंगा 2 इंटू 3 लिखूंगा इसके नीचे, और जनरली क्या लिखूंगा AIJ इससे डिनोट करूंगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर A मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इसको क्या बोलूंगा 2 क्रॉस 3 या फिर 2/3 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है ये जो लिखा हुआ है 2/3 2 इंटू 3, ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या बताता है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है रोज, जो I है जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो किसको डिनोट करती है रोज को, जो सेकंड वाली है वो किसको डिनोट करती है कॉलम्स को, ये किसको डिनोट कर रही है रोज को, ये किसको डिनोट कर रही है कॉलम्स को, और ये जो है ये क्या है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। किस तरह से रीड करेंगे इसे 2/3 कह सकते हैं या फिर
2 क्रॉस 3 कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कोई भी मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स है आपके पास पर्टिकुलर, इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर इसे ए नाम दूं कि ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये A11 की आपके पास वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 2 है, A13 की वैल्यू 3 है, A21 की 4 है, A22 की 5 है और A23 की 6 है। इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह से, ए किसके इक्वल होगा, क्लोज ब्रैकेट अंदर Aij, जहां पर i कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 2 तक, और j कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 3 तक, ठीक है। तो ये था आपके पास व्हाट इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशंस किस तरह से होती हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये, इसे कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, A11, सेकंड एलिमेंट को क्या बोलूंगा, A12, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास जनरल, ये तो पर्टिकुलर केस लिया था, r की वैल्यू 2 ले ली, और जो कॉलम था यानी कि रोज की वैल्यू 2 थी और कॉलम्स आपने 3 लिए थे, ठीक है। अगर जनरल आपके पास m रोज और n कॉलम्स हों, जो डेफिनेशन में लिखा है कि आपके पास क्या है, मैट्रिक्स क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स या mn ऑब्जेक्ट्स इन m ओरिजेंटल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो जनरली अगर किसी भी मैट्रिक्स की बात करूं, ए कोई भी जनरल मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, यानी कि जिसका ऑर्डर m बाई n हो, m बाई n ऑर्डर की, तो उसे किस तरह से लिखेंगे, A11 A12 अप टू कहां तक, A1n तक, ठीक है। वर्टिकल कितने कॉलम कितने होंगे आपके पास, n कॉलम है, और m कितनी है, रो क्या है, m, यानी कि m बाई n। अगर a कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाई n, ठीक है, तो उसे किस तरह से लिखेंगे जनरली, इस टाइप से, यहाँ क्या आएगा, A21 A22 कहाँ तक, A2n तक, ऐसे ही नीचे कहाँ तक जाएगा, AM1 AM2 और AMn तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जिसका ऑर्डर m बाई n हो, कितने होंगे, mn एलिमेंट्स, ठीक है, m इंटू n। जो भी आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको क्या देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए कोई भी मैट्रिक्स थी m बाई n ऑर्डर की, ठीक है, तो उसे जनरली किस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, इस तरह से, या फिर अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, Aij m बाई n, ऑर्डर आपको लिखा हुआ है ना कि ऑर्डर क्या है, m बाई n है, m क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। Aij, जहां पर i आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से m तक। i किसको डिनोट करता है, रोज को, रोज कितनी है, m, ठीक है। ऑर्डर के अंदर जो आपका फर्स्ट होता है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज को, और जो सेकंड होता है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो i कहां से कहां तक जाएगा, 1 से m तक, और j आपका कहां से कहां तक जाएगा, 1 से n तक, ठीक है। तो ये आपके पास था कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स, और उसके डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से उसे डिनोट कर सकते हैं, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर एक ही रो हो, वो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हो, एक, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाई n, ठीक है। 1 बाई n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स होगी, वो कैसी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट किसको डिनोट करता है आपके पास, नंबर ऑफ रोज को, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 1 हो, सिर्फ एक ही रो हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके आर्बिट्रेरी कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट, तो वहां पर उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, 1 कॉमा नहीं आता इसके अंदर, 1 6 7, ठीक है। मान लो मैंने ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो ये क्या है आपके पास, एक रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो आपके पास ये किसको डिनोट कर रही है, एक रो मैट्रिक्स को। सेकंड है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 1 हो, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रोज 1 थी, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 1, यानी कि एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m क्रॉस 1, ठीक है। जो लास्ट वाला है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो कोई भी मैट्रिक्स जो कैसी हो, m क्रॉस 1 ऑर्डर की हो या m बाई n ऑर्डर की हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर B आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, किस तरह से है 3 2 5 7, ये आपकी इसको डिनोट कर रही है, एक कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट कर रही है। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, एक ही है ना। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, कॉलम्स, और ओरिजेंटल लाइंस आपके पास क्या होती हैं, रोज, ठीक है। इसके अंदर ओरिजेंटल लाइंस कितनी थी, एक थी, यानी कि एक रो थी। इसके अंदर वर्टिकल लाइंस कितनी है, एक है, यानी कि कॉलम एक है। लेकिन रोज कितनी है, एक ओरिजेंटल लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 4 आपके पास ओरिजेंटल लाइंस हैं, एक आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन है इस मैट्रिक्स बी के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/1, ठीक है। और ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड टाइप है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो जाएं, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती है ना, यही होता है ना स्क्वायर, जिसकी साइड्स क्या हो, चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। यानी कि किसी भी एंगल से उसे देख लो एक जैसा दिखे, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, दो ही चीज होती है मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ रोज होती हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहूंगा, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, ठीक है, 3 रोज होगी। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3 ही आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स m/n की क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब m आपका इक्वल टू n हो जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमेशा किस टाइप का होगा, n/n या फिर m/m, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों सबस्क्रिप्ट आती हैं ऑर्डर के अंदर, वो कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। या तो n/n लिखा होगा या फिर m/m। अगर ये लिखा हुआ है कि a किस टाइप की है, n/n ऑर्डर की क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n/n बोलने के बजाय स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिर्फ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये कहा गया है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर n रोज हैं और n ही कॉलम्स हैं, ठीक है। वो n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये था आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है आपके पास कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर इसके अंदर एक रो और ऐड कर दूं मैं, ये वाली जो है कॉलम ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, ये कर दिया। अब ये कैसी होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो अब ये कैसी बन गई है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। जिसके अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो पहले दो की हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, वो दोनों भी कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये भी एक रो मैट्रिक्स भी है, अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट ए ही मान लो जनरल, कि ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ये एक तरह से रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। सिंगल रो है,
नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ रो आपके पास 1 होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रो 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 1 ही है, तो मतलब ये क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। ये क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। हाँ, कैसी है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो एक ही मैट्रिक्स एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो रो मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है, तो वो कैसी होगी आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अदरवाइज कोई भी रो मैट्रिक्स अगर कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो आपके पास वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नल मैट्रिक्स, ठीक है। 4 पार्ट हो गए हैं, रो मैट्रिक्स कर लिया है, कॉलम मैट्रिक्स कर लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स कर लिया है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कर लिया है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी या नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगी, कोई सा भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम्स से, ठीक है। तो वो भी आपकी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो नंबर ऑफ रोज से, तो वो भी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसके अंदर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कैसी बन जाएगी आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास नल मैट्रिक्स, फिफ्थ है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज जीरो, ठीक है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो आपके पास, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, नल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is said to be a null matrix if कब, all the entries in it are जीरो। कैसी हो कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, नल मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये दे दी 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये कैसी है, 2/3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है। हर एक एलिमेंट कैसा है, जीरो है, ठीक है। 3/2 ऑर्डर की अगर कहूंगा तो कौन सी होगी, ये कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, ठीक है। 3 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, 2 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अगर बी आपके पास मैट्रिक्स है, कहा गया है कि ये 3/2 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स है, तो क्या आएगी बी की वैल्यू, ये। और अगर ए कहा गया है कि 2/3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स है, तो ये आपकी ये होगी। यानी कि नल मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो कि अभी तक वालों पर थी कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका फिक्स होगा, एक तरह का कि रो आपकी फिक्स होगी, 1 रो होगी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा कि एक कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन थी कि आपके पास रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन नल मैट्रिक्स किस टाइप की होगी कि आपके ऑर्डर के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एलिमेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि सभी के सभी एलिमेंट्स आपके कैसे होंगे, जीरो। तो एक नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको सी मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो किस टाइप की है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना, कि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2/2 ऑर्डर की ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और साथ ही साथ कैसी भी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये कैसी हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये कैसी हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं और साथ ही साथ कैसी भी हैं? नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट जिस मैट्रिक्स के जीरो हो जाएं वो कैसी होगी? आपकी नल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, पर इसके अंदर एक एडिशनल आपके पास प्रॉपर्टी होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल के अंदर भी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, प्लस इसके ऊपर इसके जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उनके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन होगी। वो क्या होगी? कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a diagonal matrix if and only if Aij equal to 0 for I not equal to j। जनरल मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते थे? A11 12 अगर n ऑर्डर की है, यानी कि n क्रॉस n की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस तरह लिखेंगे? 1 1 1 2 अप टू कहाँ तक? 1n तक, 2 1 2 2 a 2n तक, नीचे कहाँ तक जाएगा? a n1 n2 n तक, ठीक है। ये कोई भी क्या ए मैट्रिक्स क्या है? n क्रॉस n ऑर्डर की या n बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n ऑर्डर की भी बोल सकता हूं कि ये क्या है? कि n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी? जब आपके पास ये क्या होता है? आपके पास डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? ये वाला, यानी कि उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है, जिनकी सबस्क्रिप्ट आपकी क्या हो? सेम हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, nth रो nth कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये जो टर्म लिखी हुई है aij इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j, तो ये किसको डिनोट कर रही है? इसी बात को बोल रही है कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? आपके पास जीरो होंगे अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। aij इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर क्या है? ये क्या है? aij ही है, ठीक है। i की वैल्यू क्या है? 1 है और j की वैल्यू क्या है? 2 है। i नॉट इक्वल टू j है ना, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो a12 की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है? 0, ठीक है। ऐसे ही a13 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 दोनों डिफरेंट हो गए। 14 की भी 0 आएगी, 15 की भी, 16 की भी। और यहाँ पर अगर n इज नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर a1n की भी वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अंदर आपके पास इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 हैं, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? एक डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपकी कॉलम और रो दोनों आपके क्या हो? सेम। इसमें क्या है? फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है, तो इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स फर्स्ट रो के सभी जीरो हो गए इस कंडीशन से कि aij 0 होगा और i नॉट इक्वल टू j। इनके अंदर सिर्फ i इक्वल टू j कब है? a11 के ऊपर है फर्स्ट रो के अंदर, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट क्या हो गए? 0। सेकंड रो में a22 के ऊपर ij इक्वल होगा, बाकी सब के ऊपर नॉट इक्वल होगा, यानी कि ये सभी एलिमेंट 0 होंगे। इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी 0 होंगे। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ तक सभी 0 होंगे, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते सभी के अंदर इसको छोड़कर बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचेंगे, इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 बाय दिस कंडीशन, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो पॉसिबल हो, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो? डेफिनेटली आपके 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हो सकता है कि ये एलिमेंट्स भी आपके 0 हों, इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे। ये 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं।
लेकिन कंडीशन किसके ऊपर है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो आपके डेफिनेटली जीरो होंगे ही होंगे, ठीक है। जो नल मैट्रिक्स की थी हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की या 2 बाई 2 की 0 0 0 0, ये क्या की थी, एक मैट्रिक्स ली थी, ए किसके इक्वल ली थी, ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ये साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कैसे है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट ये 1 1 पोजीशन वाला है और ये 2 2 पोजीशन वाला है, ठीक है। ये है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स और इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। ये 1 2 वाला भी जीरो है और 2 1 वाला भी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है आपके पास, डेफिनेशन कि एनी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ aij इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j, ठीक है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आपके पास इन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये जीरो होंगे या नॉन जीरो होंगे, ठीक है। ये नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो पक्का आपके क्या होंगे, जीरो ही होंगे। तो वैसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर देते हैं इसको। अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए को किसके को लिख दूंगा मैं, DIAG, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको लिख दूंगा A11 A12 A13 अप टू 13 नहीं आएगा, सॉरी 2 2 3 3। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर i इक्वल टू j हो, ANN, ठीक है। ये किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से ही डिराइव हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हों, सब के सब जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर इसने कोई कंडीशन नहीं डाली, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कर दिया, अब की बार डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर भी कंडीशन है। ये कंडीशन तो है ही कि aij इक्वल टू 0 होगा फॉर i नॉट इक्वल टू j। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये कंडीशन तो होगी ही आपके साथ के साथ कि aij इक्वल टू 0 होगा फॉर i नॉट इक्वल टू j। साथ में आपके पास एक कंडीशन और होगी, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आपके पास a11 इक्वल टू a22 इक्वल टू a33 इक्वल टू अप टू कहाँ तक जाएगा, ANN। अगर सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाएं तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी से डिराइव हुई है, डायगोनल मैट्रिक्स से, ठीक है। डायगोनल से भी क्या, स्केलर से ही बोल सकते हैं कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट आपके क्या हो, इक्वल हो। लेकिन इक्वलिटी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर मैं एक कंडीशन डाल दूं कि सभी के सभी इक्वल टू 1 है, अगर a11 भी 1 हो, a22 भी 1 हो, a33 भी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। ये लिया था ना कंडीशन स्केलर के अंदर कि a11 इक्वल टू a22 इक्वल टू a33 इक्वल टू ANN। अगर एक कंडीशन और बढ़ा दूं कि ये सभी के सभी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल, तो फिर ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो एक पार्टिकुलर केस हो गया एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स किस टाइप की होगी आपके पास, ये कोई भी मैट्रिक्स है तो क्या होगी, k 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k। मान लो ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हैं, सेम है, सब के सब k हैं, ठीक है। अगर इस k की वैल्यू 1 रख दूं, पार्टिकुलर केस हो गया ना। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स का पार्टिकुलर केस है जिसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, 1 हो। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जितना भी ऑर्डर होगा ये कितने होगी, अगर k की सभी की वैल्यू 1 रख दूं, क्या रख दूं, 1 0 0 1 1 1, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन रही है, 4x4 ऑर्डर की या फिर 4 ऑर्डर की आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकता हूं। अगर ये दो, ये कॉलम और ये रो, ये अगर कैंसिल कर दूं, सिर्फ यहां तक देखूं कि ये 3 रोज और 3 कॉलम, ये क्या बनाएंगे आपके पास, 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। अगर इसको और इसको भी कैंसिल कर दूं तो ये क्या बच गए, 2 1 0 0 1, ये क्या बनाएंगे, 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। 1 ऑर्डर की क्या होगी, सिर्फ जिसके अंदर 1 ही वो आपके पास एलिमेंट, वो क्या बन जाएगी, 1 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जितने भी ऑर्डर की बनानी हो आपको क्या करना है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रखना है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबको क्या कर देना है, 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके पास अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स, डायगोनल तो पता चल गया ना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 12 13, मान लो ये है 3 ऑर्डर की है, A21 22 23, A31 32 33, ये 3 ऑर्डर की आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये क्या होते हैं आपके पास 1 1 2 2 3 3, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाएं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी जीरो हो रहे थे, डायगोनल से ऊपर वाले भी और डायगोनल से नीचे वाले भी, ठीक है। अगर सिर्फ नीचे वाले जीरो हो, ऊपर वाले आपके जीरो ना हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ऊपर वाले सभी जीरो हो जाएं, नीचे वालों पर कोई कंडीशन ना हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर डिफाइन करेंगे। अगर आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में आपकी अपर या लोअर ट्रायंगुलर की बात नहीं होगी। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ही देते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is said to be upper triangular matrix if and only if आपके पास क्या हो, aij इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j, ठीक है। अगर i ग्रेटर देन j के लिए aij आपका 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर a कोई भी जनरल मैट्रिक्स है, मान लो 3 ऑर्डर की ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी लेते हैं, A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। ये आपके पास कोई भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन है, aij इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j, ठीक है। i क्या है, 1 है, j क्या है, 1 है, ग्रेटर नहीं है, मतलब ये नहीं छेड़ना है, ये 0 नहीं करना है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके ऊपर हमें कंडीशन कुछ नहीं दी हुई है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि i ग्रेटर देन j के लिए aij आपका 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, i 1 है, j आपका 2 है, i ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी नहीं छेड़ सकते। इसके अंदर भी i छोटा है, j बड़ा है, यहाँ भी क्या है, i और j इक्वल है, i छोटा है, j बड़ा है, यहाँ पर क्या है, i बड़ा है, j छोटा है, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब ये आपका क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, i 3 है, j 1 है, ये भी आपका क्या होगा, 0, i 2 है और j क्या है, 1 है, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, 0, ठीक है। तो अगर बेसिकली देखें तो डायगोनल से जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हो गए, 0 हो गए। ऊपर वालों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, वो क्या होती है, आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर मैथमेटिकली इसे शो करें तो किस तरह से लिख सकता हूं कि aij इक्वल टू 0 होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपके पास a इक्वल टू aij ये मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस n की मान लो जनरल, ठीक है। अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर अगर aij इक्वल टू 0 है फॉर i ग्रेटर देन j, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, i लेस देन j वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर i लेस देन j के लिए aij 0 हो जाए तो आपकी वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। i क्या है, i 1 है, j आपका 2 है, ठीक है, लेस देन j है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0, i 1 है, j 3 है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये भी 0, यहाँ पर भी ये 0, स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इक्वल वाले आपके 0 होंगे नहीं, ठीक है। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं तो उसके अंदर क्या होंगे, डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल से ऊपर वाले 0 होते हैं और अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल से नीचे वाले आपके 0 होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, या फिर सिंपली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहा गया है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक टाइप की होगी, या तो अपर ट्रायंगुलर होगी उसे भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, या फिर लोअर ट्रायंगुलर होगी उसे भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। पार्टिकुलर आप जो स्पेसिफिक नाम है इनके वो भी दे सकते हैं कि अगर डायगोनल से नीचे वाले 0 हैं तो वो क्या है, आपकी अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल से ऊपर वाले 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये तो थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही। अब दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहूंगा, ठीक है, दो मैट्रिक्स दी हुई हैं उनको इक्वल कब कहेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, प्लूरल क्या होगा मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal if number of rows in A equal to number of columns in B, या नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ रोज भी इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होनी चाहिए। और अगर ये भी बोल सकता हूँ कि आपका दोनों जो ए और बी मैट्रिक्स हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए उनके इक्वल होने की, कि दोनों को आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम, ठीक है। यानी कि अगर ए एम बाई एन ऑर्डर की है तो बी भी कैसी होगी, एम बाई एन ऑर्डर की ही होगी, ठीक है, अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। दो मैट्रिक्स ए और बी आपकी इक्वल कब होंगी, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि अगर ए आपकी क्या है, मान लेता हूं ए किसके इक्वल है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की है, ठीक है। बी किसके इक्वल है, बी आई जे, ये भी क्या है, एम बाई एन ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या करी है कि दोनों का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ये सेम नहीं है तो आप इक्वालिटी की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है फिर इक्वल कब कहेंगे, अगर ए आई जे इक्वल हो बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए अगर ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, बी आई जे के इक्वल, और आपका दोनों का ऑर्डर भी क्या हो जाए, सेम, तो उस केस में दोनों मैट्रिक्स ए और बी कैसी हो जाएंगी, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर ए 2 क्रॉस 2 ले लेता हूँ, एम की भी और एन की भी दोनों की वैल्यू चलो डिफरेंट ले लेते हैं, एम को 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, यानी कि ए इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 1 2 3 ले लिया, और ये 3 4 5 ले लिया। ये आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। और बी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एंड यू वी डब्ल्यू, ठीक है। ये भी क्या है कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये भी क्या है कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और अगर आपसे कहा गया है कि ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स किसके इक्वल आएगा आपके पास 1 के इक्वल, वाई किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल, जेड किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल, यू आपका 3 के इक्वल होगा, वी आपका 4 के इक्वल होगा, और डब्ल्यू आपका किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। ये क्या था, A11 था ना, ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, B11 के इक्वल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। यानी कि A11 किसके इक्वल होगा, B11 के, A12 किसके इक्वल होगा, B12 के, A13 किसके इक्वल होगा, B13 के, A21 B21 के, ठीक है। इसी तरह से सभी हो जाएंगे, ठीक है। आई और जे की कोई भी वैल्यू ले लूँ, कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे आई और जे, जो इनका ऑर्डर है, आई किसको डिनोट करता है, रोज को, और जे किसको डिनोट करता है, कॉलम्स को, ठीक है। तो जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं इनके अंदर, आई वहां से वहां तक वेरी करेगा, 1 से लेकर जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं वहां तक जाएगा, और जे की वैल्यू कहां से जाएगी, 1 से लेकर जितनी भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोनों के अंदर वहां तक जाएगी, ठीक है। ये था आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, कि क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। फर्स्ट आपके पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा और क्या होगा, ठीक है। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस, देन एडिशन ऑफ ए एंड बी, एडिशन ऑफ ए एंड बी is defined only when order of A and
बी इज सेम, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और उनके एडिशन की बात हो रही है तो दोनों की दोनों कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन कब कही जाएंगी, या फिर दोनों का एडिशन कब डिफाइंड होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी कि अगर ये m बाई एन ऑर्डर की है तो ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, m बाई एन ऑर्डर की ही होनी चाहिए, तभी दोनों का एडिशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशन किसके इक्वल होगा, a प्लस बी किसके इक्वल होगा आपके पास, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। और ये कितने क्रॉस कितने का बनेगा, m बाई एन का ही बनेगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आएगी a प्लस बी, ये कितने ऑर्डर की बनेगी, जो इनका ऑर्डर है, a का ऑर्डर m बाई एन है, b का ऑर्डर भी m बाई एन है, तो इनका जो सम आएगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, m बाई एन ही होगा। और उसके एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। आई और जे जहाँ पर आई कहाँ से कहाँ पर वेरी करेगा, 1 से लेकर m तक, और जे कहाँ से वेरी करेगा, 1 से लेकर n तक। कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, नंबर ऑफ रोज कितनी है m, ठीक है। तो i 1 से m तक जाएगा और j आपका 1 से n तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक तरह से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, b आपके पास क्या है, -1 0 2 -2, ये आपके पास क्या है, b मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो जो सम आएगा वो भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है। जिसका फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 0, इसका फर्स्ट प्लस इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट फर्स्ट ही कह रहा हूँ, इसका सेकंड एलिमेंट था यानी कि 1 2 पोजीशन वाला, और इसका 1 2 पोजीशन वाला, दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 2, इसका 2 1 पोजीशन वाला और इसका 2 1 पोजीशन वाला, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 5, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया 5, इसका 2 2 पोजीशन का और इसका 2 2 पोजीशन का, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 4 -2, आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, a प्लस बी। तो दो मैट्रिक्स का अगर सम करना है तो दोनों सम कब डिफाइन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और सम किसके इक्वल होगा, दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ टू मैट्रिक्स। अब आपके पास प्रॉपर्टीज हैं कुछ सम ऑफ टू मैट्रिक्स की, कि एक तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स आपका क्या होता है, कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, दोनों में क्या आएगा, आपका सम सेम ही आएगा। यानी कि प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के इक्वल। यानी कि किसको, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स किसको फॉलो कर रहा है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कोम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर कोई भी a स्टार b इसके इक्वल हो, b स्टार ए के इक्वल, ए आपका क्या है, कोई भी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को कोम्यूटेटिव कब कहेंगे, जब आपके दोनों जो जिन भी एलिमेंट्स के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है उनको अगर चेंज भी कर दूं उनका ऑर्डर, तो वो क्या आए, सेम ही आए, तो उस केस में उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कोम्यूटेटिव, ये बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव भी होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कि ये ब्रैकेट कहीं भी लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका इस ब्रैकेट से, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, कोम्यूटेटिव भी होगा, ओ एसोसिएटिव। कोम्यूटेटिव था ये कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो, एसोसिएटिव क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल, या फिर ब्रैकेट हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स ए है मान लो, उसके अंदर कोई मैट्रिक्स p ऐड कर दूं तो वो a के इक्वल ही आए, ठीक है। या फिर p में a ऐड करूं तो भी आपका क्या है, a के इक्वल ही आए, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का सम हमने देखा था अभी, किसके इक्वल होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का सम, ठीक है। अगर a का फर्स्ट एलिमेंट और p का फर्स्ट एलिमेंट अगर क्या हो, दोनों को ऐड करूं, किसके इक्वल आना चाहिए, a का ही फर्स्ट एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, a के ही इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास p का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ऐड करूं, किसके इक्वल आना चाहिए, इधर से अगर देखूं तो a के सेकंड एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका सेकंड एलिमेंट भी 0 हो गया, इसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। तो ये कैसी आएगी, एक नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसे किससे डिनोट कर देते हैं, 0 से ही, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। ये क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए, आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास,
वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसके अंदर ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, या फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर लूँ तो भी क्या आएगा, आपका वही मैट्रिक्स आएगी जो कि आपने ऐड की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ए के अंदर क्या ऐड कर दूं कि जीरो मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, जो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स की जब बात होगी तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ए के अंदर कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दूं किसके इक्वल आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। यानी कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाए एंड आपका बी प्लस ए इक्वल टू जीरो आ जाए। ए प्लस बी प्लस ए दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, दोनों क्या है, कोम्यूटेटिव। तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए ऐसी मैट्रिक्स चाहिए मुझे बी। ये ए कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो आपको दूसरी मैट्रिक्स क्या चाहिए, अगर ए के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है बी जिसको ए में ऐड कर दूं तो क्या आ जाता है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स है अगर ए के अंदर माइनस ए ऐड कर दूं, माइनस ए ऐड कर दूं। ठीक है, माइनस ए क्या होगा आपके पास, ए के जो भी एलिमेंट हैं सबको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस ए। ठीक है, तो ए प्लस माइनस ए करूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। ठीक है, जैसे नंबर्स में होता है आपके पास, अगर मान लो आपके पास क्या होता है नंबर्स में, एक्स और एक्स वाई आपके क्या है, मान लो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स प्लस एम के इक्वल दिया हुआ है मान लो। ठीक है, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स प्लस एम के इक्वल। तो हम क्या कर देते हैं, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल कर देते हैं और क्या बोल देते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एम होगा। ठीक है, नंबर्स में ये करते हैं ना, इक्वल के दोनों साइड अगर इस तरह से इक्वेशन है आपके पास तो एक्स से एक्स को कैंसिल कर देते हैं, या बोल देते हैं कि एक्स को इस साइड ले आए, ये माइनस का हो गया और एक्स से एक्स आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये बोल देते हैं कि एक्स से एक्स को कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू एम। इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो यही लॉ आपका किसके अंदर भी अप्लाई होता है, मैट्रिक्स एडिशन के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स इस तरह दी हुई हैं कि ए प्लस बी आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, ए प्लस सी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए को कैंसिल कर सकता हूँ, इक्वल के दोनों साइड अगर ए है और एडिशन है तो दोनों साइड से मैं ए को कैंसिल कर सकता हूँ और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, कैंसिलेशन लॉ होल्ड फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या रिजल्ट देगा। स्केलर क्या है आपका, कोई भी नंबर। ठीक है, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं किसी भी मैट्रिक्स को तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, लेट के बी एनी स्केलर, के बी एनी स्केलर देन क्या होगा आपके पास, के टाइम्स ए। ठीक है, के इंटू ए क्या आपके पास मैट्रिक्स है और के की मल्टीप्लाई, के कोई भी आपके पास नंबर है। ठीक है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से किस तरह से करेंगे, के इंटू ए किस तरह डिफाइन होगा, के ए किसके इक्वल होगा, के टाइम्स ए आई जे। ए अगर आपकी कोई भी एम क्रॉस एन की थी मान लो। ठीक है, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की। ठीक है, तो के टाइम्स ए किसके इक्वल होगा, इसके हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एम क्रॉस एन। इसका क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा उसे क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ए अगर ये मैट्रिक्स है तो के ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी ओवर मैट्रिक्स एडिशन। यानी कि के अगर a प्लस बी के ऊपर के अप्लाई करूं, यानी कि के क्या कहूं कि दो मैट्रिक्स का सम है उसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, के टाइम्स ऑफ ए प्लस के टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, और इसका आपको पता है क्या होगा कि ए के सभी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसमें बी के सभी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, ए प्लस बी कोई भी मैट्रिक्स से आएगी ना। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ए के ऊपर भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बी के ऊपर अलग से। ठीक है,
तो ये क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। और जो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन भी होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास लैम्डा प्लस के दो स्केलर्स हैं, उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, उनके सम को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए आपके पास क्या है, कोई भी मैट्रिक्स, तो ये आपके पास किसके इक्वल आने वाला है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस के टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। तो इसे क्या बोलूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर एडिशन, ठीक है। ये क्या थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। इसमें क्या था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था। यहाँ पर क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन था, ठीक है। और किसके अंदर चेंज हो गया, फर्स्ट जो स्केलर था उसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो गया ए, और जो सेकंड स्केलर है उसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये था आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स है मान लो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी और क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी, ये जो मैट्रिक्स है इसे क्या बोलेंगे, ए और बी की प्रोडक्ट, इसी ऑर्डर के अंदर। इसमें ऑर्डर मायने रखेगा क्योंकि ए बी इसके अंदर बी ए के इक्वल नहीं होगा। ए प्लस बी आपका किसके इक्वल था, बी प्लस ए के इक्वल था, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर आपका क्या होता है, ए और बी की प्रोडक्ट अगर इस ऑर्डर के अंदर है, यानी कि ए पहले बी बाद में, वो किसके इक्वल नहीं होगा अगर बी पहले रख दूं और ए बाद में रख दूं, ठीक है। यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या नहीं होती, कोमुटेटिव नहीं होती इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए बी की प्रोडक्ट को डिफाइन करूं तो ये कब डिफाइंड होगी, क्या लिखा है, द मैट्रिक्स ए, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड, और क्या कहूं, ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ एंड ओनली आपके पास क्या कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन क्या हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर, प्रीफैक्टर क्या है आपके पास ए, अगर ए बी की प्रोडक्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूं तो प्रीफैक्टर क्या है, जो पहले वाला है उसको क्या बोलेंगे, प्रीफैक्टर, और ये क्या है, पोस्ट फैक्टर, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर, ठीक है। यानी कि प्रीफैक्टर के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। यानी कि अगर ये बात करूं, अगर मान लो ये किस ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर की होनी चाहिए, n क्रॉस p ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, प्रीफैक्टर क्या है, अगर a और b की प्रोडक्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ये कब डिफाइंड होगी, जब a जो क्या है प्रीफैक्टर, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो, b जो पोस्ट फैक्टर है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज के इक्वल, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ, इसकी जो सेकंड वाला है उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल, जो कि सेकंड वाला है उसके, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर आपका कोई भी कंडीशन अप्लाइड नहीं है, सिर्फ क्या है, जो प्रीफैक्टर है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होनी चाहिए, जो पोस्ट फैक्टर है उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अगर a आपकी m क्रॉस n की है और b n क्रॉस p की है, तो ही आपकी क्या होगी, कंपैटिबल होगी a और b प्रोडक्ट के लिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए a और b कंपैटिबल कब होंगे, a b कब डिफाइंड होगा, जब प्रीफैक्टर यानी कि a की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होंगे, b की नंबर ऑफ रोज के इक्वल, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होकर आएगी, यानी कि ए बी किस ऑर्डर की आएगी, अगर ए आपकी m क्रॉस n की है या m बाई n ऑर्डर की है, b आपकी क्या है, n बाई p ऑर्डर की है, तो आपकी जो ए बी आएगी, जो प्रोडक्ट आएगी ए और बी की, ए बी ये किस ऑर्डर की बनेगी आपकी, m बाई p ऑर्डर की, ठीक है। जो इनमें डिफरेंट बच गया, यानी कि जो फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ रोज थी उतनी ही रोज आएंगी आपकी ए बी के अंदर,
और जो सेकंड के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स थी उतनी कॉलम्स आएंगी ए बी के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पास कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर किसके इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर, ठीक है। किस तरह से डिफाइंड होगी, अगर आपके पास ए बी, किस तरह से डिनोट करते हैं ए बी, अगर मान लूँ ए बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, कोई ना कोई मैट्रिक्स ही आएगी, मान लेता हूँ कि सी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो सी क्या होगा आपके पास, सी आई जे कुछ इस टाइप से होगी, जहाँ पर आई आपका क्या होगा, एम के इक्वल। अगर एम क्रॉस एन की है और वो एन क्रॉस पी की है तो आई क्या होगा आपके पास, एम बाई पी ऑर्डर की। सी किसके इक्वल आएगी, इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। अब मैट्रिक्स के इक्वल तो आएगी सी आई जे के, लेकिन इन सी आई जे की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा आपको। सी आई जे किसके इक्वल होगा, समीशन आर फ्रॉम 1 टू एन, कॉमन क्या है, एन है ना, हाँ, आर फ्रॉम 1 टू एन और ए आई आर बी आर जी, ठीक है, हाँ, इसके इक्वल होगा। सी आई जे किसके इक्वल होगा, समीशन आर फ्रॉम 1 टू एन ए आई आर बी आर जे, ठीक है। इस तरह से याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपके पास मान लेता हूँ कि ए क्या है, एम क्रॉस एन की थी, एम की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूँ, इसकी वैल्यू क्या मान लूँ, 3 मान ली, एन की वैल्यू, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स लो, ए की वैल्यू मैंने ले ली 1 0 1 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। ये क्या ले ली, 1 0 1 एंड 0 0 1, ठीक है, 2 क्रॉस 3 की है, ठीक है। और बी की मैट्रिक्स क्या ले ली मैंने, बी किसके को ले लिया, 3 क्रॉस, जो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि ये 3 रोज होनी चाहिए इसके अंदर, और कॉलम्स आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। मान लेता हूँ पी की वैल्यू 2 ले ली, चलो 2 में तो फिर ये सेम सा हो जाएगा, 3 ही ले लेते हैं, मान लो कि वो 3 क्रॉस 3 की है बी वाली, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ले लिया मैंने 1 0 1 0 0 1, चलो ये सेम सा हो गया 0 1 0 एंड 1 1 0, ठीक है। बी मैंने क्या मैट्रिक्स ले ली, ये वाली मैट्रिक्स ले ली बी, ठीक है। अब ए और बी की अगर प्रोडक्ट डिफाइन करूं तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए बी की प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो सी आई जे है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट C11, यानी कि C11 किसके इक्वल होगा, इसकी फर्स्ट रो, ठीक है। जो आपकी ए है उसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, बी की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना फर्स्ट रो के अंदर, और इसकी फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ए की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, बी की फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या करूंगा, 1 0 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, मल्टीप्लाई क्या होगी कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, और थर्ड की थर्ड के साथ। इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, इस 0 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ होगी, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी, ठीक है। इस 1 की इस 1 के साथ करूंगा तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, समीशन है ना, यानी कि ये क्या होगा, आई की जगह अगर मैं C11 की बात करूं, आई और जे की वैल्यू फिक्स होगी C11, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास 1 और जे भी आपके पास क्या आ गया 1। अब आर को वेरी करना है 1 से लेकर एन तक। एन क्या ले लिया है हमने, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के अंदर 3 हैं और नंबर ऑफ रोज सेकंड के अंदर 3 हैं, यानी कि आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, ठीक है। इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, A1 आर, आर की जगह एक बार 1 रखो, यानी कि A11 इंटू B11, ठीक है। A11 क्या है ये, B11 क्या है ये, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, आर की वैल्यू 2 लो, A12 इंटू B21, ठीक है। A12 क्या है ये वाला, और B21 क्या है ये वाला, 0 की 0 के साथ करूंगा तो 0, समीशन है तो मतलब ऐड करना है ना, ठीक है। आर की वैल्यू जब 3 लूंगा तो A13 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, B31 के साथ, ठीक है। A13 क्या है 1 और B31 क्या है आपके पास 1, इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है। तो C11 एलिमेंट आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपको क्या करना है, ए और बी आपके पास 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है। ये अगर 2 क्रॉस 3 की है और ये मान लो 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है, तो मतलब कंपैटिबल हैं आपकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हैं, सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रोज के इक्वल, ठीक है। दोनों ही मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट की जो प्री फैक्टर है उसकी पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, फर्स्ट कॉलम के साथ, बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा जो भी मल्टीप्लाई के बाद आएगा, यानी कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करनी है, सेकंड की सेकंड के साथ, और थर्ड की थर्ड के साथ, ठीक है। तो जो भी आपके पास सम आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, जो इनकी ए बी की प्रोडक्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 1 पोजीशन पर जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, C12 की अगर बात करूं, C12 क्या होगा, यानी कि कॉलम रो आपकी क्या रहनी चाहिए फर्स्ट, और कॉलम क्या होना चाहिए सेकंड। तो इसके केस में क्या होगा, ए की फर्स्ट रो को ही किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब सेकंड कॉलम के साथ, बी की सेकंड कॉलम के साथ अगर ए की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एलिमेंट मिलेगा मुझे, C12, ठीक है। यानी कि ए बी के अंदर
ए बी की प्रोडक्ट अगर सी के इक्वल मानी है तो C12 जो सेकंड पोजीशन सेकंड एलिमेंट होता है C12 वो किसके इक्वल होगा, ए की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बी की सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो जो सम आएगा आपके पास लास्ट में वो क्या आएगा आपके पास C12 के इक्वल। C13 की अगर बात करूं तो क्या आएगा, ए का फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बी के थर्ड कॉलम के साथ अगर 13 की बात करें, ठीक है। C13 अगर चाहिए क्या करना पड़ेगा, ए की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बी के थर्ड कॉलम के साथ कर दूं तो जो भी एलिमेंट आपके पास आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा C13, ठीक है। अगर C21 की बात करूं, ठीक है, C21 क्या होगा आपके पास, यानी कि ए की सेकंड रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है अब, बी के फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। ये क्या होता है, m क्रॉस p के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि m किसके इक्वल है, जो a के अंदर नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसकी करनी है, ए बी की अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पहले क्या होगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बी के जितने भी कॉलम हैं एक एक करके सबके साथ करेंगे और आपका जो ए बी आएगा उसकी फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी उससे, ठीक है। जब सेकंड रो कंप्लीट करनी है ए बी की तो कैसे आएगी, बी की सेकंड रो की मल्टीप्लाई एक एक करके, ओ ए बी की नहीं, हाँ ए बी की अगर फर्स्ट रो चाहिए तो क्या करना है, ए की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम के साथ कर देंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी, ए बी की फर्स्ट रो। अगर ए बी की सेकंड रो चाहिए क्या करना है, ए की सेकंड रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, बी के हर एक कॉलम के साथ एक एक करके करनी है। आपके पास क्या मिल जाएगा, ए बी की जो सेकंड रो है वो मिल जाएगी। ऐसे ही थर्ड रो फोर्थ रो जितनी भी रोज उसके अंदर हैं वो सभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास ए क्या है, 1 2 1 और 1 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए है कितने की है, 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली, यानी कि ए के अंदर अगर 3 कॉलम है तो बी के अंदर रो तो 3 होंगी ही होंगी, तभी आप इनकी प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी कि बी क्या ले लेता हूँ, 1 0 0 1 1 1, ठीक है। ये ले ली मैंने क्या है, बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर 2 ही रो कॉलम्स लूँ, बी के अंदर 3 भी ले सकता हूँ 4 भी ले सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ 2 ही कॉलम्स ले रहा हूँ। रो आपको 3 लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि आपने ए के अंदर 3 कॉलम्स ले ली, ठीक है। अब ए की बी की प्रोडक्ट अगर डिफाइन करूँ तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर अगर इसे ए बी इक्वल टू सी ले लेते हैं, यानी कि C11 आएगा। एक तो कितने की आएगी ये ए बी, 2 क्रॉस 2 की, ये कितने की है, 3 क्रॉस 2 की, 3 और 3 ये क्या है सेम, किसके इक्वल आता है ऑर्डर। अगर ए और बी की प्रोडक्ट करूँ तो क्या आएगा आपके पास, 2 क्रॉस 2 यानी कि 2/2 की आएगी, यानी कि ये क्या आएगी 2/2 की, ए बी क्या आएगी आपके पास 2/2 ऑर्डर की। ए बी को क्या मान लिया कि सी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो कितने एलिमेंट आएंगे, C11 आएगा, C12 आएगा, C21 आएगा और C22 आएगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी और इसकी कैसे आएंगी। C11 जब मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो क्या आएगा 1 इक्वल टू क्या होगा 1। फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करूंगा तो क्या आएगा प्लस में 0। फिर 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूंगा तो क्या आएगा प्लस में 1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया C1। C12 कब आएगा, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब इसके सेकंड कॉलम के साथ कर दूंगा क्या मिल जाएगा मुझे C12, ठीक है। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करूं तो क्या आएगा 0, प्लस में आपके पास क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूंगा तो क्या आएगा 2, प्लस में इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा 1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया C12, ठीक है। C21 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगी, इसकी ए की जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट कॉलम के साथ बी की फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम के साथ करूं तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी यानी कि 1, फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी प्लस में 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी यानी कि 1 प्लस में, ठीक है। ये आपके पास क्या कौन सा एलिमेंट आ गया C21, ठीक है। ए की सेकंड रो की मल्टीप्लाई अब अगर बी के सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा C22, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो 0 आएगा, इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूंगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी तो आपके पास प्लस में 1 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है A इंटू बी ये किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल। अगर ऐड करके लिखूं तो ये क्या आएगा आपके पास 2, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा आपके पास 2 और ये आपके पास क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगी प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी, ठीक है। पता चल गया कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी अब प्रोडक्ट की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स निकाला है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी।
फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपके पास क्या है कि एडिशन तो आपका क्या था, दो मैट्रिक्स का एडिशन क्या था, कोमुटेटिव था, लेकिन आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कैसी होगी, कोमुटेटिव नहीं होगी, यानी कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होगा। ठीक है, अगर मैं a को 3 क्रॉस 2 की लूँ और b को 2 क्रॉस 5 की लूँ, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास a और b। ठीक है, तो ए बी कब डिफाइंड होगा, जब ए की नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल हो, बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल। ठीक है, यानी कि ए बी तो डिफाइंड है, ए बी कितने ऑर्डर की आएगी, 3/5 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, और अगर बी ए की प्रोडक्ट करना चाहूँ, बी की प्रोडक्ट ए के साथ क्या होना चाहिए, बी की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो प्री फैक्टर है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होनी चाहिए, जो पोस्ट फैक्टर है उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 5, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, तो बी और ए की प्रोडक्ट तो आपकी डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, इस केस के अंदर बी और ए की प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं है, तो ये इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो कि ये 3 ही होता, क्या होता है, ये 3 ही होता, फिर क्या होता, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, यानी कि बी ए फिर डिफाइन हो जाता, डिफाइन तो हो जाता, यानी कि क्या करते फिर आपका क्या बनता, जो बी ए की प्रोडक्ट आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके सेम होता है, यानी कि बी ए की अगर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बी ए कितना है 3/2 का है और ए आपका क्या है 2/, हाँ ये आपका 2/3 का, सॉरी बी आपका 2/3 का है और ए आपका 3/2 का है। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, यानी कि बी ए आपका डिफाइंड होगा, बी की प्रोडक्ट ए के साथ डिफाइंड हो जाएगी, जहां पर बी प्रीफैक्टर होगा और ए पोस्ट फैक्टर होगा, यानी कि ये आपका डिफाइन होगा। इसके ऑर्डर क्या होगा इसका 2/2, यानी कि ये कितने ऑर्डर का होगा 2/2। ठीक है, अगर ये आपका ए बी 3/2 और 2/3 ऑर्डर के हैं, तो आपके पास ए बी का ऑर्डर कितना होगा, 2 और 2 ये आपके क्या है सेम, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज आपके क्या है सेम, ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ये जो बच गए 3/3, तो ये आपके पास क्या आएगा 3/3 का। ठीक है, तो ए बी आपके पास क्या बन रही है 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और बी ए क्या बन रही है 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स अभी पढ़ा था, क्या होगा अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम हो, तभी आपके पास क्या होती हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। इन दोनों का तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा इक्वल नहीं हो सकती, तो आपके पास क्या होगा ए बी इज नॉट जनरली इक्वल टू बी ए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट ये था, सेकंड क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, आपकी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, थर्ड आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, जैसे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर मैट्रिक्स एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव था, वैसे ही आपका क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी कि ए इंटू अगर बी प्लस सी दिया हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर भी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने की थी वही आपकी क्या होगी आइडेंटिटी बनेगी इस केस में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर ए आपकी कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई अगर किससे करूं in से करूं तो क्या आएगा ए ही आएगा, और ए की प्री मल्टीप्लाई अगर im से करूं तो ये भी क्या आएगा ए आएगा, जहां पर im किसको डिनोट कर रहा है m क्रॉस m की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और in किसको डिनोट कर रहा है n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमने a को क्या लिया है m/n ऑर्डर की। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो किस ऑर्डर की चाहिए हमें n ऑर्डर की। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है ना, n ऑर्डर की जब हमें मैट्रिक्स लेंगे तभी तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए किसके इक्वल होंगी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, यानी कि बी क्या ले रहे हैं in। ठीक है, तो a इंटू in। ठीक है, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करूं तो क्या आएगा आपके पास a के ही इक्वल आएगा, और प्री मल्टीप्लाई करूं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m से तो वो भी किसके इक्वल आएगा a के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर ए बी आपका 0 दिया हुआ है, क्या है कि a इंटू बी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आपको 0 दे दी, इक्वल टू क्या दे दिया 0, तो कोई जरूरी नहीं है कि a इक्वल टू 0 और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू 0, यानी कि दोनों की दोनों नॉन जीरो होने के बावजूद भी आपकी दोनों की प्रोडक्ट क्या हो सकती है 0। नंबर्स के केस में आपके पास क्या होता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स की अगर प्रोडक्ट 0 आ रही है
तो उनमें से एक नंबर आपका जरूर से जरूर भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट, मान लो x इंटू वाई आपके पास 0 है, तो आप क्या लेते हैं, आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यही लेते हो ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आपकी 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई सी भी मैट्रिक्स 0, दोनों की दोनों नॉन जीरो होने के बावजूद भी प्रोडक्ट आपकी 0 मैट्रिक्स आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए में क्या ले लूँ, 0 1 0 1, ये मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली, ए मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली, 1 1 0 0, ये ले ली। ठीक है, पी मैट्रिक्स वो ले ली। अगर ए और बी की प्रोडक्ट करूं, यानी कि ए बी, किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ गया, 0। ठीक है, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर से क्या आ गया, 0। यहाँ पर क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई सेकंड रो की मल्टीप्लाई अब क्या करनी है, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूंगा तो 0 की 1 के साथ 0 आएगी, 1 की 0 के साथ 0 आएगी, यानी कि ये भी आपका एलिमेंट क्या आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पर सेकंड रो की मल्टीप्लाई जब सेकंड कॉलम से करूंगा, फिर से क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 आएगी, 1 की 0 के साथ 0 आएगी, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, 0 0 0। ए बी आपकी जो प्रोडक्ट आई है वो क्या है, एक 0 मैट्रिक्स है। लेकिन आपकी जो ए और बी मैट्रिक्स हैं, उनमें से कोई भी मैट्रिक्स आपकी 0 मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स क्या होती है, या नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी हर एक एंट्री आपकी 0 आए। तो ए बी की जो प्रोडक्ट है वो तो 0 आएगी, लेकिन ए की हर एक एंट्री 0 नहीं है, मतलब ए इज नॉट ए 0 मैट्रिक्स। और बी की हर एक एंट्री भी 0 नहीं है, तो बी भी आपकी कैसी है, बी इज ऑल्सो नॉट ए 0 मैट्रिक्स, स्टिल देयर प्रोडक्ट इज ए 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 हो सकती है विदाउट बीइंग एनी ऑफ देम 0। ठीक है, उनमें से कोई भी 0 ना होने के बावजूद आपकी उनकी प्रोडक्ट 0 आ सकती है। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होगा, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए भी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, m बाई n की कोई भी मैट्रिक्स है A। ठीक है, देन ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई m obtained by interchanging rows and columns of A। अगर ए की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि रोज को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दूं और कॉलम्स को रोज में ट्रांसफॉर्म कर दूं, तो जो भी मैट्रिक्स आपके पास बन के आएगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ ए। जो नई मैट्रिक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ए का ऑर्डर m बाई n है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, n बाई m। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ए अगर आपकी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज को किससे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर ये डैश लगा सकते हैं या फिर ए के ऊपर टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रही है, ए ट्रांसपोज को। ठीक है, इनमें से कोई सा भी जो भी आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए को डिनोट करने के लिए। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांसपोज की, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूं वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर के इंटू ए, यानी कि किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर उसका ट्रांसपोज अगर मुझे करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, के आपका एज इट इज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर क्या हो, ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की हुई है और उसका ट्रांसपोज है, वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, रिवर्सल लॉ। तो आपके पास जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्या थी, कोई भी मैट्रिक्स थी m बाई n की। ठीक है, इसमें अगर कॉलम्स को रो में चेंज कर दूं और रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाती थी, n बाई m ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते थे, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अगर इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं, अब क्या है, ये इसकी कॉलम्स हैं, ये इसकी रोज हैं,
अगर इनको फिर से कॉलम्स को रोज में चेंज कर दूं और रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूं, फिर से क्या आएगी आपके पास m बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आएगी और वो क्या आएगी आपके पास a ही आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं तो किसके इक्वल आएगा, a के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का सम है और उसका ट्रांसपोज करूं तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके सम कर दो, वो भी आपका सेम ही होगा। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेने के बाद उससे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आपका क्या होगा, सेम ही बात होगी। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है और उनका ट्रांसपोज आपको लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये सिर्फ दो के लिए नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं। अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है और उसका ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि जो भी ऑर्डर था इनका वो रिवर्स हो गया है, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है। ऐसे ही आपका जो ट्रांसपोज था, नहीं ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, m क्रॉस n की है तो n क्रॉस m की बन जाएगी। ट्रांसपोज आपका किसी भी टाइप की मैट्रिक्स का हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी हो सकता है, लेकिन जो आपका ट्रेस है वो किसके लिए डिफाइंड होगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो आपके पास अगर ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए आपकी n क्रॉस n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ट्रेस ऑफ A is the sum of all the diagonal elements। ठीक है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम लूं तो वो आपको क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अगर A इज एनी एलिमेंट, इफ A एलिमेंट कह रहा हूं, इफ A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ट्रेस ऑफ A आपके पास क्या होगा, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, मान लो ए आपके पास क्या मैट्रिक्स है, ये है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, ये कोई भी 3 ऑर्डर की मैंने क्या ले ली, कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, इसका ट्रेस किस तरह डिफाइन होगा, डायगोनल क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो क्या हो, जिनकी सबस्क्रिप्ट सेम हो, यानी कि आई और जे की वैल्यू जिसके अंदर सेम हो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ए आई आई किसको शो करता है, आपका डायगोनल एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी कि अगर दोनों की वैल्यू आपकी सेम हो रही है, आई इक्वल टू जे, इसे क्या लिखते हैं वैसे जनरली, आई जे लिखते हैं। ठीक है, अगर जे भी आई के ही इक्वल आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कौन सा एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट। तो वो सारे एलिमेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जिनके अंदर आपकी रो और कॉलम दोनों सेम ही हो, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरह से, तो वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का अगर सम ले दूं कि इन सभी एलिमेंट्स को अगर जोड़ दूं तो जो भी आपके पास आएगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, एक तरह से ये फंक्शन की तरह काम करेगा, ए के ऊपर कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है तो ट्रेस ऑफ ए आपको क्या बताएगा, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेस को किस तरह लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, इस तरह लिखते हैं, ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपके पास क्या है, ट्रेस ऑफ ए तो आपके पास क्या है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ट्रेस ऑफ के ए लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि के क्या है, कोई भी स्केलर है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका ट्रेस पूछूं तो क्या होगा आपके पास, ये किसके इक्वल होगा, के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ए अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है मान लो, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, इन सभी का सम। ठीक है, और अगर के ए की बात करूं तो क्या होगा, सबकी मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगी, सभी एलिमेंट्स की। ये होता है ना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो सभी के सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उस स्केलर से हो जाती है। ठीक है, के ए मैट्रिक्स क्या होगी ये। और अगर के ए मैट्रिक्स के अंदर ट्रेस की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, के टाइम्स A11, के टाइम्स A22, के टाइम्स A33। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, A11 प्लस A22 प्लस A33, यही आएगा। लेकिन ये तो क्या है, ट्रेस ऑफ ए है ना, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ट्रेस ऑफ ए, यानी कि के टाइम ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए किसके इक्वल होगा,
के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास, अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है, तो ये किसके इक्वल होगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का सम है और उनका ट्रेस लेना है तो क्या कर सकता हूँ, दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल कर उसे ऐड कर दूं तो वो भी, ये दोनों चीज़ क्या होंगी? सेम ही होंगी। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ट्रेस ऑफ ए बी, अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है यानी कि ए इंटू बी है और उसका आपको क्या लेना है? ट्रेस, तो वो किसके इक्वल होगा? ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल, यानी कि ए बी का ट्रेस किसके इक्वल होता है? बी ए के ट्रेस के इक्वल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता, जैसे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये नहीं लिख सकते कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट जनरली इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, इस तरह नहीं होता। ठीक है, ये इक्वलिटी नहीं होती ट्रेस के अंदर। ठीक है, सिर्फ सम के अंदर होती है कि दो मैट्रिक्स का अगर सम है और उसका अगर ट्रेस ले रहा हूं तो क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होगा। लेकिन अगर उन्हीं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की हुई है और उसका ट्रेस बताना है तो आप ये नहीं कर सकते कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी कर दिया। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ट्रेस ऑफ अगर ए ट्रांसपोज लूँ, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आता है? ट्रेस ऑफ ए के ही इक्वल आता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ ए के ही इक्वल होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपके चेंज नहीं होते ट्रांसपोज के अंदर। अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स थी आपके पास, मान लो ये थोड़ी गड़बड़ सी होगी, ए मान लो आपके पास क्या है? ये मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल होगा? ये ट्रांसपोज क्या कहा था कि कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है और रोज को कॉलम्स में, यानी कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाना है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो। ठीक है, और जो फर्स्ट रो थी वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जो सेकंड रो थी वो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या है आपके पास? ये, इसे क्या लिखना है? फर्स्ट रो बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? A11, A21। ठीक है, हो गया। अब जो सेकंड कॉलम है उसको क्या लिखना है? सेकंड रो लिखना है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम ये था, सेकंड रो में लिखूंगा तो A12 और A22। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये क्या आ गया? ए ट्रांसपोज। यही थी ना डेफिनेशन ट्रांसपोज की, कि रोज को कॉलम्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है और कॉलम्स को रोज के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। रो क्या थी? A11, 12 किसके अंदर चेंज होगी? फर्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट रो थी वो किसके अंदर चेंज होगी? फर्स्ट कॉलम के अंदर। सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम के अंदर चेंज होगी। जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो के अंदर चेंज हो गया, सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, इसके अंदर अगर देखूं तो जो डायगोनल एलिमेंट है ट्रांसपोज के अंदर भी A11, A22 है, और जो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी उसके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट क्या है? A11, A22। तो अगर ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि A11 प्लस A22। यहाँ पर भी क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज की बात करूं तो वो भी क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और वो क्या है? A11, A22। ठीक है, इन दोनों का सम सेम ही बात है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा आपके पास? ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ट्रेस ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो गई है वैसे तो वीडियो, पर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।